दरबार की तख्त पर सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। हल्की धुंध ने आगंतुकों के परिधान पर मोती जैसे जमा किए थे और सूरज की पहली किरणें नाजुक सी अंबर की परतों को चीर कर आ रही थी। आगरा के किले की परात पर आज कुछ अलगसा मौन था। सिर्फ मैदान के एक किनारे पर स्थित एक झरने की मुदित कलकल और बगुले के धीमे से कप्पाते स्वर सुनाई दे रहे थे। किसी ने कहा कि हवा में राजनीतिक घुन है, ऐसा घुन जो राजसत्ता के पुराने तार बिगाड़ सकता था। अकबर उस घुन को सुन रहा था, पर उसकी आंखों में पर्दा था। राजा की गरिमा और चिंतन की गहराई दोनों एक साथ झलक रहे थे। उसने दरबार को बुलाया तो सारे अमीर व हुकमत, मुसलमान और हिंदू सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े रहे, पर आकाश में जैसे किसी ने अनदेखा काला निशान लगा दिया हो। सबका ध्यान उसी ओर जा रहा था, जहां बीरबल की मंद मुस्कान धीरज से दरबार की शान में मिल रही थी। अकबर की राजनीति जटिलताओं से भरी थी। पिछले कुछ महीनों में रियासत के अलग अलग हिस्सों से ताजा शिकायतें आ रही थी। करूपरी व्यवस्था में असंतोष, सीमावर्ती राजाओं की लाचारी, दरबार में बढ़ती दलबाजियां और जनता के बीच उभरती भ्रांतियां। इन सब के बीच सबसे खतरनाक था कुछ राजद्रोह की खबरें जो बिना पकड़ के, बिना ठोस साक्ष्य के हवा में फुसफुसाई जा रही थी। किसी ने एक छोटे से गांव से समाचार भेजा कि वहां एक नेता ने अकबर के ऊपर सवाल उठाए हैं। किसी ने कहा कि एक मीर ने अफवाह फैलाई कि नए कर से किसानों की जान चली जाएगी। किसी ने कहा कि एक राजदूत के आने पर कुछ सरदारों ने मुख मोड़ लिया। ये सब बातें अलग अलग लगती थी, पर जोड़कर देखने पर एक पन्ना बनती थी, और पन्ना खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। अकबर ने बड़ी गंभीर मुद्रा में दरबार के चारों ओर देखा। उसने कहा, मेरे राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है जो आंखों से नहीं दिखता पर आत्मा को छेदता है। मुझे सच्चाई चाहिए, तार तार ना बंटा हुआ, अकेला सच। उसकी आवाज ठंडी थी पर अंदर से मानो आग जल रही थी। लोगों के चेहरे पर डर और उत्सुकता का मिश्रित भाव था, पर बीरबल बस मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, शांति जो किसी सोच की गहराई से आती थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो बीरबल? इस उलझे हुए जाल को कैसे सुलझाया जाए? बीरबल ने खामोशी से अपनी टोपी संभाली, फिर धीमी और समझदार आवाज में बोला, जहां पनाह, राज में कई धागे टूटे नहीं होते, वे उलझे होते हैं। टूटे हुए धागे फिर जुड़े जा सकते हैं, पर उलझे धागों को समझना जरूरी है। किस धागे को कौन खींच रहा है और किसने उसे उलझा रखा है। अकबर ने आहिस्ता से सिर हिलाया। दरबार के राजाशाही तंत्र में बीरबल की बातों में अक्सर एक साधारण सा अर्थ छुपा होता, पर उनके शब्दों का वजन भारी होता। आज बीरबल ने कोई साधारण जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक योजना का संकेत था। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे आज वास्तविकता की जरूरत है, केवल लोगों की बातों की नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा खेल रचो जिसमें सच खुद अपने आप उभर कर आए। दरबार में हल्की खनक उठी, पर सब जानते थे कि बीरबल की खेल अलग स्तर की होती थी। वो मन की परतें उतारकर दिल की सच्चाई सामने लाने का हुनर रखता था। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, यदि मैं खेल रचूं तो क्या मैं इसका अधिकार पाऊंगा कि सच सामने आने पर उसे जिस रूप में मिले स्वीकार कर ले? अकबर ने दृढ़ता से कहा, हां, और जो भी सच्चाई निकलेगी उसे सार्वजनिक किया जाएगा। मुझे राज की हिफाजत करनी है, पर झूठ और गुमराह करने वालों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीरबल ने अपनी योजना बताई। उसने कहा कि वो एक निर्धन युवक से एक नकाब खरीदेगा और उसे गांव-गांव भेजेगा, लेकिन नकाब में एक ऐसा पन्ना रखा होगा जिस पर राज के कुछ अत्यंत गोपनीय सूचनाएं और एक नकली राजद्रोही योजना लिखी होगी। एक ऐसी योजना जिसे अगर कोई किसी गांव में सुनकर फैलाए तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे। पर असली जाल ये था कि उस पन्ने पर कुछ ऐसे संकेत होंगे जो केवल वे लोग समझ पाएंगे जो सच में राज्य के भीतर से इन चीजों को प्रचारित कर रहे थे।
जैसे कुछ पुराने राजस्व पत्रों की विशेष छाप, कुछ रहस्यमयी संकेत और कुछ शब्द जो केवल उच्च चेन के हस्ताक्षर की तरह होंगे। इस तरह यदि किसी ने इस नकली सूचना को पकड़कर फैलाया तो बीरबल उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो इस अफवाह के मूलकर्ता थे। अकबर का चेहरा पहले तो आश्चर्य से फैला, फिर संतोष से दमक उठा। तुम सचमुच चालाक हो बीरबल, पर यह खेल खतरनाक रहेगा। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। पर एक शर्त है, निष्पक्ष जांच। कोई भी सजा तब दी जाए जब साक्ष्य स्पष्ट हो। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने रात के अंधेरे में योजना को अमल में लाने का आदेश दिया। नकाब एक गहरे नीले रंग का था, किनारों पर हल्की कढ़ाई और बीच में एक मखमली पन्ना छिपा हुआ था। उस पन्ने पर बड़े सलीके से कुछ शब्द लिखे गए और साथ में कुछ पुराने राजस्व दस्तावेजों की छापें चिपका दी गई थी, जो दिखने में राज के अंदर की दस्तावेज जैसी लगती थी, पर उनमें छुपा हुआ था केवल एक परीक्षण। बीरबल ने नियत गांव में एक युवक भेजा, जिसने नकाब के साथ धीरे धीरे गांव के चौपालों में पहुंचना शुरू किया। उसने खुद को एक अनजान मुसाफिर बताया, जिसने राज का नया फरमान बताया, और फिर निगाहें इस बात पर टिक गई कि कौन सा गांव पहले इस खबर को उठाता है। खबर धीरे धीरे फैलने लगी। छोटे मोटे व्यापारी, खेतीहर और कुछ सरदार जिन्होंने लंबे समय से दरबार से दूरी बनाई थी, सबने उस कहानी को अपनाया। पर बीरबल की निगाहें उन 3 जगहों पर टिक गई जहां से खबरें असामान्य तेजी से फैल रही थी। पहले एक सीमावर्ती कस्बा जहां एक छोटा लेकिन प्रभावशाली सरदार था। दूसरा एक शाही अधिकारी का निकट संबंध रखने वाला अमीर जमींदार। और तीसरा एक दरबारी जो हाल में अकबर से चिढ़ा दिखा था। बीरबल ने साक्ष्य इकट्ठा करना शुरू किया, पर उसकी चतुराई ने उसे यह भी सिखाया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य से अधिक मनोवैज्ञानिक साक्ष्य अक्सर ज्यादा निर्णायक होते हैं। कौन किससे मिल रहा है, किसके पास कौन से संदेश जाते हैं, किसकी चाल बदल गई है, ऐसी सूक्ष्म बातें जो एक बड़े बंद कमरे में छिपी सच्चाई को खोल देती है। दरबार में असमंजस बढ़ता गया। कुछ लोग बीरबल की योजना पर शक करते थे, कुछ लोग घबरा गए क्योंकि उनके बारे में अफवाहें बन रही थी। बीरबल ने हमेशा की तरह धैर्य रखा। उसने उन 3 जगहों पर जासूसों को भेजा, पर वे जासूस केवल कागजी नहीं थे। वे आम लोगों के बीच छिप कर बैठे, खरीदे गए चाय ठेलों पर बातें सुनी और शाम की रौनक में सच्चाइयों को तलाशते रहे। धीरे धीरे उस जाल के तार एक के बाद एक सामने आने लगे। पहला खुलासा था सीमावर्ती सरदार का। उसने राजद्रोही योजना का मजबूत समर्थन करने के संकेत दिए थे, पर तलाशी में पता चला कि उसके समर्थन के पीछे एक दर्दनाक कारण छिपा था। उसकी जमीन से कर की रकम अचानक घट गई थी और दरबार के एक नई नीतियों की वजह से उसके पुराने अधिकार छिनने लगे थे। उसने जैसे तैसे अपने हवाले से लोगों को स्थिर रखा था, पर जब उसने ये नकली फरमान सुना तब उसने सोचा कि ये मौका है जनता की नाराजगी को अपनी ताकत बनाने का। पर बीरबल ने देखा कि वो सरदार वास्तव में अकेला नहीं था। उसे कुछ दरबारी और बाहरी मदद मिल रही थी, पर वो मदद उन लोगों की थी जो दरबार में बैठे थे और अपनी आवाज दबने पर भी किसी तरह से जमीनी असंतोष को हवा दे रहे थे। बीरबल ने समझ लिया कि ये सिर्फ सरदार का स्वाभाविक विद्रोह नहीं था, वहां कोई गहरे मकसद से खेल कर रहा था। दूसरा खुलासा और भी जटिल निकला। अमीर जमींदार का परिवार दरअसल वहां की जनता के दुखों में एक तरह से फंसा हुआ था। जमींदार ने अपने व्यापारिक हित बचाने के लिए कुछ अफवाहें फैलवाई थी, पर बीरबल की नजर में ये सिर्फ आर्थिक लाभ की जुगत नहीं थी। उस जमींदार के रिश्ते शहर के कुछ ठेकेदारों से थे, जो दरबार में बैठे कुछ लोगों से सीधे जुड़े हुए थे। इन ठेकेदारों ने अफवाहों को पैसा और शब्द दोनों दिए थे, ताकि जनता में भय पैदा हो और बाजार स्थिर रहे। ऐसा नक्शा जो पहले से बुना जा चुका था, ताकि कुछ लोगों का लाभ बना रहे। तीसरा खुलासा सबसे चौंकाने वाला था। वह दरबारी
जिसने हाल में अकबर से दूरी बनाई थी, असल में अनुभव और महत्वाकांक्षा के बीच फंस गया था। वो चाहता था कि उसकी सलाह को गंभीरता से लिया जाए, पर जब उसे दरबार में बातें अनसुनी लगी तो उसने अपनी निराशा को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। उसने कुछ पुराने दस्तावेज और कुछ संकेत जो बीरबल ने नकली पन्ने पर रखे थे, उन्हीं चीजों को पहचान लिया और उसने उन्हें हथियार बना लिया। पर बीरबल ने देखा कि इस दरबारी के पीछे भी एक और चेन थी। कुछ लोग जिन्हें चेहरे पर तो सम्मान दिखता था, पर अंदर से उन्होंने अपने आप पर शासन करने के लिए छोटे छोटे षड्यंत्र रचे हुए थे। ये चेन इतनी गहरी थी कि यदि उसे एक बार खींच दिया जाए तो दरबार की सत्ता के कुछ हिस्से खुद ब खुद अलग होने का संकेत दे सकते थे। बीरबल ने ये सब अकबर के सामने रखा, पर उसने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, उसने कारण बताए। हर घटना का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण किया। उसने जताया कि असल समस्या केवल अफवाह फैलाने वालों की नहीं, बल्कि उन जड़ों की भी है जो असंतोष का बीज बोती है। आर्थिक असमानता, प्रशासनिक अनदेखी और लोगों के बीच दरबार से बढ़ती दूरी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि हम सिर्फ सजा दें और बीमारी के लक्षणों तक ही सीमित रहें तो अगले साल वही रोग फिर उभर आएगा। हमें जड़ तक जाना होगा। अकबर सुनकर गंभीर हो गया। वो जानता था कि वो सिर्फ कानून फरमान करके काम नहीं चला सकता, उसे राज की आत्मा को भी समझना होगा। बीरबल ने आगे कहा, मैं प्रस्ताव रखता हूं, हमें जनता के बीच जाना चाहिए। जिन इलाकों से शिकायतें आ रही हैं, वहां जाकर देखना चाहिए कि लोग किस तरह की समस्याओं में हैं। छोटे छोटे बदलाव, सही इंसाफ और सही संवाद से हम इन धारणाओं को तोड़ सकते हैं। साथ ही उन लोगों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाए जिनके पास ठोस साक्ष्य है, ताकि भय और गुमराह करने वालों को संदेश जाए कि सच्चाई छुप नहीं सकती। अकबर ने एक गहरी सांस ली। जनता के बीच जाना उसकी पसंदीदा सलाहों में से एक थी, पर यह जोखिम भरा भी था। पर बीरबल की उदारता और उसकी दलील ने उसे मनाया। उसने तुरंत आदेश दिए कि तीनों क्षेत्रों में शांतिपूर्ण जांच और संवाद किया जाए। साथ ही जहां घनिष्ठ साक्ष्य मिले वहां सार्वजनिक सुनवाई कराई जाए। पर यह सुनवाई कठोर नहीं होगी, ये न्याय और समझौता दोनों का संगम होगी। अगले कुछ हफ्ते में अकबर और उसकी टीम बीरबल के साथ उन इलाकों में गए जहां असंतोष था। वे खामोश बाजारों में बैठे, खेतों की मिट्टी मिली और लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को नोट किया। उस यात्रा ने दरबार को एक नई समझ दी। कर के नियमों में छोटे छोटे झरझरा बदलाव थे जो आम लोगों को नहीं सूझते थे। कुछ अधिकारी बिना ध्यान दिए फैसले ले रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को बात करने के मंच नहीं मिले थे। बीरबल ने लोगों से अकेले मिलना शुरू किया, उनके घरों में गया और उनकी कहानियों को अकबर के समक्ष रखा। हर कहानी के साथ राज में एक नया नमूना खुलता गया और अकबर ने हर कहानी को गंभीरता से सुना। सांसदों और अमीरों के बीच की दूरी कम करने के लिए अकबर ने कुछ नीतिगत बदलाव किए। कर आयोगों में सुधार, छोटे किसानों को ऋण की सुविधा और एक ऐसा मंच जिसे जन संवाद कहा गया, जहां जनता खुलकर अपने मुद्दे रख सकती थी और जिन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो लोग अफवाह फैलाने या लोगों को जानबूझकर गुमराह करने में पाए गए, उन पर सार्वजनिक समीक्षा हुई, पर सजा की जगह आगे बढ़कर समझाना चुना गया। कुछ को जमानत पर छोड़कर समुदाय सेवा करवाकर लोगों के बीच रखा गया, ताकि वो अपने किए का परिणाम देख सके और समाज भी अपने आप से संतुलित हो सके। कई महीनों की कठोर परिश्रम और साहसिक नीतियों के बाद दरबार में एक नई हवा आई। लोग फिर से खुले बनकर बात करने लगे, बाजारों में हलचल आई और सबसे महत्वपूर्ण, सुनी जाने की भावना राज्य में लौटी। बीरबल का नकली पन्ना अपने उद्देश्य में सफल रहा। उसने सिर्फ सच उघाड़ा नहीं, बल्कि दरबार के अंदर छिपे ऐसे मुद्दों को भी सामने लाया जिन्हें अनदेखा कर दिया गया था। उसने अकबर को यह दिखा दिया कि सच्चाई पर टिका हुआ एक शासन ही स्थिर हो सकता है,
पर इसे सुनने और बदलने की हिम्मत भी चाहिए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और किले की दीवारों पर सुनहरी रेखाएं बन रही थी, अकबर और बीरबल फिर से तख्त पर बैठकर उस सब पर चर्चा कर रहे थे। अकबर की आंखों में थकावट के साथ संतोष भी था। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराइयों ने मुझे एक सच्चा सबक सिखाया, ये कि सत्ता का असली परीक्षण तब होता है जब वो अपने भीतर के दोषों को स्वीकार कर सुधार करे। बीरबल ने हल्की सी झिझकी के साथ मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, सत्ता की असली ताकत कठोरता में नहीं, समझ में है, और जब समझ के साथ न्याय जुड़ जाए तो राज्य खिल उठता है। अकबर ने बीरबल का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे बिना मैं ये समझ नहीं पाता। तुम्हारी बुद्धि और संवेदना ने न केवल एक जाल खोला, बल्कि हमारे राज्य की आत्मा को भी जगाया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं केवल एक दर्पण हूं, जो चीजें आप में हैं उन्हें दिखाने का। पर यह आप ही का साहस है कि आपने उन चीजों पर काम किया। दरबार में फिर से वही ठहराव आया जो सत्य की आवाज से मिलता है, एक संतुलन जो सत्ता और जनता के बीच बनाए रखा जा सकता है जब दोनों एक दूसरे को सुनने और समझने की कोशिश करें। अकबर की राजनीति की उलझन का हल केवल दंड में नहीं, संवाद और सुधार में था, और बीरबल का अनोखा तरीका वही था। उसने सच्चाई को अपनी चालों में पिरोकर ऐसा परवान चढ़ाया कि वो स्वयं प्रकट हो गई। उस रात किले की खिड़कियों से उठती ठंडी हवा के साथ एक नई उम्मीद भी बहने लगी कि राज सिर्फ आदेश नहीं, समझ और न्याय का नाम भी है। वर्षों बाद भी जब लोग उस कहानी को बताएंगे तो वे बीरबल की चतुराई की मिसाल देंगे, पर साथ ही अकबर के उस साहस की भी चर्चा करेंगे जिसने सुनवाई को अपनाया और बदलने की हिम्मत दिखाई। इतिहास में अक्सर वही साचों को छोड़ता है जो सिर्फ विजयी नहीं होते, बल्कि वे जो समझ के साथ शासन करते हैं। उस दिन से अकबर के दरबार की नीतियां जनता के करीब आ गई और बीरबल की बुद्धि का नाम एक मिसाल बनकर रह गया। एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि राजनीति की सबसे बड़ी उलझन भी तब सुलझ जाती है जब दिल और दिमाग दोनों साथ मिलकर काम करें। यहाँ मैंने कहानी का विस्तृत और सिनेमाई प्रारूप प्रस्तुत किया है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और बढ़ाकर 10,000 शब्दों के अनुरूप और भी विस्तार से लिख दूं और पात्रों, संवादों, घटना चक्रों और भावनात्मक परतों को और गहराई दे सकती हूं। दरबार की सुबह हमेशा की तरह भारी थी। तामझाम, शहनाइयों की धुनें, थोड़ी मंद और वेशभूषा में सजे हुए मंत्री, अमीर और सैन्य अधिकारी अपनी जगहों पर सजे हुए थे। पर आज कुछ अलग था। हवा में उस प्रकार की बेचैनी थी जो सिर्फ बड़े बदलावों की आहट लेकर आती है। अकबर का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में कुछ खोया सा भाव था, मानो रात भर किसी खास खबर की पड़ताल में रहा हो। वहां सभा में बैठे लोगों की नजरें एक ही व्यक्ति पर टिक गई, एक नई किस्म का दूत जिसकी गरिमा और चालें साधारण नहीं थी। उसका पोशाक बाहर से विदेशी रहा, कपड़े नाजुक, पर उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उसने दुनिया के कई राज देख लिए हों। उसने दरबार में प्रवेश किया तो सारा जन समूह रुक सा गया। कुछ तो उत्सुक थे और कुछ के चेहरे पर संदेह की हल्की रेखाएं उभर आई। जहांपनाह, दूत ने झुककर कहा, मैं दुर्ग महोत्सव के नाम से आया हूं। हमारे राज्य से मित्रता और सहयोग के कुछ प्रस्ताव हैं। उसकी आवाज मधुर और नम्र थी, पर उसके शब्दों के बीच कुछ ऐसा विश्वास था जो सुनने वाले पर अपना असर छोड़ता। अकबर ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, पर उसने दरबार के चश्मंदाजों की तरफ देखा। बीरबल, जिसे हर किस्म की चाल और चतुराई को पढ़ने की आदत थी, अपनी आराम की मुद्रा में बैठा था, पर उसकी आंखों में चमक कुछ और बतला रही थी। बीरबल के होठों पर एक अदृश्य मुस्कान खेल रही थी। वो हमेशा की तरह कुछ सोच रहा था। दरबार के मंत्री, खासकर वे जो विद्वत्ता और नीति में माहिर थे, उस दूत के भाषण से प्रभावित हुए। उसने कहा कि दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक करार, राजनैतिक समझौते और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए
भरपूर फायदा हो सकता है। अकबर ने दूत से कई प्रश्न पूछे। उसकी बातों में तार्किकता थी, पर कुछ कुछ जगह पर बातचीत गोलमोल हो रही थी। दूत ने कुछ पुराने मार्गों, कुछ पुराने वादों का जिक्र किया। ऐसे वादे जो कभी समय के साथ मिट चुके थे, पर अगर ठीक से बताए जाएं, तो वे नीचे से किसी अनदेखी कड़ी को उभार सकते थे। दूत का कदम इतना धीमा और महसूस करने योग्य था कि सुनने वाले उसके भीतर छुपे हुए किसी मकसद को पकड़ नहीं पा रहे थे। अकबर ने फैसले के लिए समय मांगा और दूत को आराम देकर उसे महल के एक तरफ के कमरे में बैठने को कहा। जितनी देर में दूत कमरे में गया, उतनी ही देर में बीरबल अकबर के पास आकर धीरे से बोला, जहांपनाह, ये दूत पराया नहीं दिखता। उसकी बातें बहुत सुव्यवस्थित हैं, पर उनमें कुछ अनकहा संकेत है। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम्हें क्या शक है? बीरबल ने बीसियों छोटी छोटी बातों का हवाला देते हुए बिना किसी हड़बड़ी के कहा, जहांपनाह, सबसे पहले इसका वस्त्र, भाषा और चलन छह तरह से मिली जुली ठहरती है। बहुत से स्थानों के संकेत इसमें हैं, पर कोई खासता नहीं। दूसरे, उसके दस्तावेज जिनकी वो बात कर रहा था, वे पुराने राजस्व क्रम के भावुक संकेत दे रहे थे, जैसे वे किसी और जमाने के कागज की नकल हो। तीसरे, उसकी प्रतिक्रिया जिस विषय पर आपकी नजदीकी चिंता है, वो अचानक तात्कालिक बनकर सामने आई। ये ऐसी असहमति है जो अक्सर तब होती है जब कुछ लोग दरबार के भीतर उथल पुथल चाहते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जो कह रहे हो वो गंभीर है, पर क्या तुम्हारे पास सबूत है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, सबूत तो समय ही देगा, पर मैं एक चाल चलकर इस दूत की असलियत सामने ला सकता हूं। और वो एक ही चाल में। अकबर की आंखों में उत्सुकता की लकीरें चमकी। बताओ, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, हमें इस दूत को उस चीज के साथ बैठाना चाहिए जिसका उसे सबसे ज्यादा सम्मान है, और ये उसकी शान और वो दस्तावेज होंगे जिन पर वो जोर दे रहा है। पर मैं चाहता हूं कि इन दस्तावेजों पर हम कुछ ऐसे प्रश्न रख दें जिनके जवाब सिर्फ सच्चे स्थानीय स्रोत दे सकते हैं, और जिनको नकली दूत किसी भी तरह न जान पाए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार के बड़े से हॉल में एक छोटी सी सभा बुलवाई। दूत को फिर बुलाया गया और उनके सामने पुराने दस्तावेज रखे गए, नक्शे, एक पुराने वादे के कागज और कुछ व्यापारिक हुक्मनामे। दूत ने शान से उन कागजों को देखा, पर बीरबल ने फिर मुखर होकर कहा, हमें आपकी प्रामाणिकता की पुष्टि चाहिए। बताइए, इन दस्तावेजों पर जो मुहरें और चिन्ह हैं, उनकी असली पहचान किसकी है? और वो भाषा जिसमें ये लिखा गया है, उसके 3 ऐसे शब्द बताइए जिनका अर्थ सिर्फ हमारे पुराने अनुभवी दफ्तरदार समझते हैं। दूत की आंखों में हल्की सी झिलमिल दिखी, पर उसने तुरंत जवाब दिया, ये भाषा बहुत पुरानी है और इसके अर्थ केवल हमारे पुरखों से जाने जाते हैं। मैं उन शब्दों का नाम बताना चाहता हूं, पर मैं चाहूंगा कि पहले आप मेरे दिए शर्तों को मान ले। दरबार में हल्की सी खनक उठी, पर बीरबल ने आग्रह से कहा, शर्त वही है जो मैंने रखी है। यदि तुम सत्य बोलोगे तो दोस्ती मजबूत होगी, यदि झूठ होगा तो हमें उसकी वजह समझनी होगी। दूत ने एक लंबी सांस ली और एक धीमी चाल से कहा, ठीक है। उन शब्दों में से पहला नवरक्षक, दूसरा तंत्रधारी और तीसरा हुलूत। बीरबल के चेहरे पर सिर्फ एक हल्की मुस्कान आई, पर वो मुस्कान किसी की समझ में बांधी सी बात का संकेत थी। उसने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, क्या आप इन शब्दों को किसी पुराने सचिव से मिलवा सकते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति से जो उन मुहरों और शब्दों की असली तासीर समझता हो। अकबर ने हुक्म दिया कि पुराने समय में काम किए हुए एक बुजुर्ग सचिव को, जो अब संन्यास ले चुका था और जो कभी राज्य के कई गुप्त दस्तावेजों को संभालता था, बुलाया जाए। वो सचिव दरबार में आया तो उसका चेहरा सदियों से छिपी हुई कहानियों का नक्शा लिए हुए था। उसने दस्तावेजों को देखा, उन मुहरों को छुआ और धीरे धीरे कहा, इन मुहरों की बनावट और भाषा का स्वाद मेरे जमाने में अलग था। नवरक्षक जैसा शब्द मैंने नहीं सुना। तंत्रधारी
का स्वरूप भी यहाँ के दस्तावेजों में नहीं मिलता। हुलूत का अर्थ मेरे समय में भी था, पर इसका प्रयोग इस तरह नहीं होता। दूत का चेहरा अस्पष्ट रूप से बदल गया। उसने थोड़ा झिझक कर कहा, मैंने जो कहा वही मेरे जरिए हमारे पुरखों की परंपरा के अनुसार है। बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, हमारे बुजुर्ग ने पुष्टि की। ये भाषा और मुहावरे हमारे पुराने राज चिट्ठियों से मेल नहीं खाते। पर सुनो दूत, तुमने राज के लिए मित्रता की बात कही है। क्या दोस्ती वो चीज है जिसे तुम सिर्फ दाम पेंच में रखते हो, या जिसकी जड़ें सच्चाई में भी हैं? दूत को घबराहट ने घेर लिया। उसने झट से कहा, जहां पनाह, मैं मित्रता के नाम पर आया हूं, पर हमारे साम्राज्य में हालात ऐसे हैं कि हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, पर उसके लिए हमें कुछ सहूलियत चाहिए। बीरबल ने आंखें पथरी और फिर धीमे स्वर में कहा, हमारी सहूलियत की सीमा तभी है जब हम ये जान ले कि तुम सच में मित्र हो या किसी का नकली चेहरा। सच की पड़ताल के लिए हम एक खेल खेलते हैं, तुम उस खेल में भाग लो। दूत ने शंका व्यक्त की, पर उसे दरबार और अकबर की दृढ़ छवि ने डराया। उसने कबूल किया। बीरबल ने हुक्म दिया कि एक रात के लिए दूत को राजमहल के अतिथि कक्ष में रखा जाए और अगले दिन उसे एक सार्वजनिक बैठक में बुलाया जाए, जिसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाएगा जो केवल अंदरूनी मामलों की बू महसूस कर सकते हैं। व्यापारी, नाविक, कुछ पुराने सैनिक और एक एक अज्ञात व्यक्ति जो दरबार से कोसों दूर था, पर जिसकी आवाज कुछ भारी सच्चाई कहती थी। ये बैठक एक साधारण संवाद दिखेगा, पर बीरबल के हिसाब से ये फंसाने का जाल भी था। पर बीरबल ने जो योजना बनाई थी, उसने केवल दूत का सच ही नहीं निकाला, उसने दरबार के उन लोगों की भी असलियत बेपर्दा कर दी जो शायद अपने आप में दोहरे खेल खेल रहे थे। अगले दिन जब दूत सार्वजनिक सभा में पहुंचा, उसने देखा कि वहां आम लोगों की आवाजें हैं। एक बूढ़ा मल्लाह जिसने सीमाओं पर व्यापार संभाला था, एक बुनकर जिसने अनाज के दामों पर अपनी बात रखने आई थी, एक वृद्ध किसान और कुछ व्यापारिक प्रतिनिधि। दूत ने सोचा कि ये केवल दिखावा है, पर जब हर व्यक्ति ने अपनी बात सच्चाई से रखी तो दूत की कई कड़ियां टूटने लगी। बूढ़े मल्लाह ने नक्शों के बारे में ऐसे तथ्यों का जिक्र किया जिसे सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता था जो सागरों में कई वर्षों से गया हो। बुनकरों ने व्यापार के उन संकेतों का जिक्र किया जो सिर्फ व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों के समझ में आते थे, और किसान ने जमीन के ऐसे मुकामों का जिक्र किया जो किसी नकली दूत के समझ से परे थे। दूत की रंगत बदलने लगी, वो असहज नजर आने लगा। बीरबल ने निशानाज करने के लिए अचानक सभा में सवाल किया, इधर बताइए, इसी दूत ने कल कहा था कि यदि हम कुछ विशेष बंदरगाहों पर कर कम करेंगे तो व्यापार बढ़ जाएगा, पर बताइए, ये कर कटौती उन छोटे नाविकों के लिए प्रभावी होगी या इससे केवल बड़े व्यापारियों को लाभ होगा? मल्लाह ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, बड़े व्यापारी अपनी नौकाओं में ही लाभ बटोर लेंगे, छोटे वाले तो वही फंस जाएंगे, कर कटौती से बड़े ही मुनाफा उठाएंगे। उसकी बात में अनुभव की गंध थी। शब्दों के बीच कुछ ऐसे संकेत थे जो सीधे तर्क पर हावी थे। दूत ने झट से कहा, पर हमारे पास संसाधन है और हम साझेदारी चाहते हैं। बीरबल ने आहिस्ता से कहा, साझेदारी वो नहीं जो केवल कुछ के पैसों को बढ़ाए, साझेदारी वो है जो सभी को सम्मान दे। उसकी ये बात भी तभी प्रभावी थी जब हर श्रोता के चेहरे पर संतोष का भाव आया, पर दूत असहज था। उसकी बोलने की अदा में कुछ शक था, जैसे किसी ने उसे बीच में ही पकड़ लिया हो। उसने अपनी असलियत बचाने के लिए कुछ राजनयिक शब्दों का सहारा लिया, पर बीरबल का सवाल उसके नकलीपन की पुष्टि कर गया। दूत ने कुछ ऐसे नाम और ठिकाने बताए जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था, या वे काल्पनिक नाम थे जो केवल कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के अंदर प्रचलित थे। इसी बीच बीरबल ने धीरे से एक और चाल चलाई। उसने दरबार के मुखिया को संकेत किया और महल के कोने में छिपे कुछ दस्तावेज बाहर निकाले गए। उन दस्तावेजों में कुछ ऐसे चिट्ठियों के अंश थे जिनका स्वर मर्मस्पर्शी था। उनमें किसी अज्ञात विदेशी शक्ति से कुछ संपर्कों का जिक्र था
और उन पत्रों ने कुछ स्थानीय लोगों के नाम लिए थे, जिनका नाम हाल ही में दूत ने जुबान पर लिया था। एक एक करके उन पत्रों की वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया और दूत के चेहरे पर असमंजस साफ दिखने लगा। आखिरकार जब उन पत्रों में बताई नीतियों और दूत के कथन के बीच मेल खा गया, तो बीरबल ने एक शांत पर पराक्रमी स्वर में कहा, अब बताइए, ये पत्र तुम्हारे हैं या किसी और के? दूत ने पहले तो चुप्पी साधी, उसकी आंखें झपकने लगी और पसीना उसकी ललाट पर चमक उठा। फिर उसने भूमिगत आश्वासनों को जोड़कर कहा, ये पत्र, ये तो कुछ गुप्त अफवाहें हैं जो हमारे बीच घूमती रही, पर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ऐसी योजना नहीं थी। बीरबल ने ठंडी हंसी होकर कहा, तुम्हारी आवाज में वही घबराहट है जो किसी के पास अपने किए की याद दिलाती है। पर डरने की जरूरत नहीं, दरबार न्याय करेगा। पर बीरबल ने वही किया जो शायद किसी के दिमाग में नहीं था। उसने दूत को उस एक ही चाल में बेनकाब कर दिया जो दूत की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसकी सचेत चालाकी। बीरबल ने घोषणा की कि दूत के साथ एक सार्वजनिक परीक्षा की जाएगी। उसे कुछ प्रश्नों के उत्तर महज इशारों में नहीं देने हैं, बल्कि उसे उन शब्दों और संकेतों का अर्थ भी समझाना होगा जो उसने दरबार के कुछ लोगों के सामने बोले थे। बीरबल ने कहा कि यदि दूत अपनी बातों का स्पष्ट, तार्किक और स्थानीय तौर तरीकों से संबंधित अर्थ नहीं बता पाएगा, तो उसे राज से निकाला जाएगा और ये दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि सभी जान ले कि किन्हीं लोगों ने देश की दोस्ती का नाम लेकर क्या गुप्त दिशाएं बनाई थी। दूत के लिए अब राह कठिन हो गई। उसने अपनी सारी चालाकी लगाई, पर बीरबल ने उसे ऐसा घेरा दिया कि हर कोना उजागर हो गया। दूत ने अंततः कबूल किया कि वो नकली दूत है, पर उसकी जो बातें उभरी वे सिर्फ उसकी बेईमानी नहीं थी, वे बड़े षड्यंत्र का एक छोटा हिस्सा थी जिनका मकसद दरबार के भीतर दरार डालना था। उसने कहा कि कुछ शक्तियां अपनी सीमा बढ़ाने के लिए झूठी दोस्ती का सहारा लेती हैं। वे खामोशी में सेंध लगाती हैं और फिर बाहरी दबाव बनाकर शासकीय व्यवस्था को घेर लेती है। दूत ने अपने उद्देश्य का नाम नहीं लिया, पर कुरेदने पर उसने कुछ ऐसे नाम बताए जो दरबार के कुछ लोगों से बंधे हुए थे। कुछ लोग जो बाहर से शांति के मुखौटे ओढ़कर भीतर से भुजाओं को तेज करते थे। दरबार में सनसनी फैल गई। कुछ चेहरे स्थिर रहे, पर कईयों के होंठ कांप उठे। अकबर का चेहरा संयमित था, पर उसकी आंखों में आग थी, क्योंकि वो समझ गया कि ये केवल एक दूत का खेल नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क की साजिश है। बीरबल ने तुरंत कहा कि इन आरोपों की सार्वजनिक जांच की जाएगी और जो लोग दोषी पाए गए वे कानून के अनुसार सजा पाएंगे। पर बीरबल ने जहां दूत को बेनकाब किया, वहां उसकी बुद्धिमत्ता ने यह भी दिखाया कि सजा और दंड के साथ समझ और बहाली भी जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग बाहरी प्रभाव में आकर अपनी रौ को नापतोल कर देते हैं। बीरबल ने सुझाया कि दोषी पाए गए लोगों के साथ सार्वजनिक संवाद शुरू किया जाए, ताकि वे कारण समझें और अगर उनका गुनाह अनजाने में हुआ हो तो समुदाय के सामने माफी मांगकर पुनर्स्थापित हो सके। पर जिन लोगों ने जानबूझकर देश को धोखा दिया, उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाए। अकबर ने यह सब सुनकर कहा, बीरबल, तुमने दूत को एक ही चाल में बेनकाब कर दिया, पर अब काम कठिन है, हमें पूरा नेटवर्क खोजना होगा। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपनाह, जो जाल इतना बड़ा है वो कई रस्सियों से बंधा होता है। उन रस्सियों को एक एक कर खींचना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब हम समझदारी से कदम बढ़ाएं। अकबर ने तुरंत शासनादेश जारी किया। सभी सीमावर्ती चौकियों पर निगरानी बढ़ाई गई। सरकारी दफ्तरों में दस्तावेजों की तीव्र जांच का आदेश दिया गया और उन लोगों की सूची बनाई गई जिनके नाम दूत ने बताए थे। पर बीरबल की एक और चाल ने इस अभियान को और भी सफल बना दिया। उसने दरबार के कुछ भरोसेमंद लोगों को भेदभाव रहित तरीके से भेजा कि वे सार्वजनिक जीवन में समरसता बढ़ाएं और साथ ही साथ उन लोगों के साथ मिलते जुलते रहें जिनका दूत से कोई संबंध था, ताकि वे स्वयं ही अपनी गलतियों का एहसास कर सके।
कई लोगों ने मिलकर सच्चाई स्वीकार की और कुछ ने स्वयं ही अपने किए की सफाई दी। और ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे पता चला कि कई बार लोग अभाव, लालच या अनभिज्ञता में फंस जाते थे, पर कुछ लोग जानबूझकर गलत कामों के आयोजन में लगे थे। कई हफ्तों की तफ्तीश के बाद अकबर के दरबार ने उन लोगों तक पहुंच बनाई जो असल में दूत के पीछे हुए थे। कुछ विदेशी शक्तियां जो सीमाओं के बाहर बैठकर रॉयल्टी के बीच दरार डालने का काम करती रही थी, उन तक संदेहों को साबित कर सकने वाले संकेत मिले। उन संकेतों ने यह भी दिखाया कि न सिर्फ निजी स्वार्थ बल्कि कुछ ठोस आर्थिक रुझान भी इस साजिश के पीछे थे। व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण, कर लाभ और सीमा पार लाभ साझा करना। अकबर ने ठान लिया कि वे न केवल दोषियों को पकड़ेगा बल्कि राज की नीतियों में ऐसे बदलाव भी करेगा जो भविष्य में ऐसी किसी साजिश को नाकारा बना दे। पर इस कहानी का असली महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब बीरबल ने एक ऐसी बात कही जो दरबार में सबको झकझोर कर रख दे। उसने कहा, दूध को बेनकाब करना आसान था। असली जीत तब होगी जब हम समाज की उन कमजोरियों को ठीक करें जिनका फायदा बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के गिरोह उठाते हैं। इस वाक्य ने अकबर को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने न केवल सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने का फैसला किया बल्कि समाज के लिए काम करने वाले छोटे छोटे सुधारों की भी रूपरेखा बनाई। न्याय वितरण को तीव्र करना, कर के नियम में पारदर्शिता लाना और जनता के साथ संवाद के नए मंच बनाना, ताकि कोई भी अंधेरे में बैठकर झूठ फैलाने का साहस न कर सके। दूसरी ओर दूत की सजा भी सार्वजनिक तरीके से तय की गई, न तो अत्यधिक कड़क, न ही इतनी उदार कि वो गलत संदेश दे। दूत को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया गया। उसके साथ जुड़ी कमरियों की पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की गई और जिन लोगों ने उसके साथ मिलीभगत की थी उन पर शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की सार्वजनिक सुनवाइयां कराई गई। कई लोगों ने माफी मांगी और सामाजिक सुधारों में हाथ बटाया, पर कुछ लोगों को उनके गुनाह के अनुसार कठोर सजा दी गई, क्योंकि राज्य को सुरक्षित रखना और जनता की भलाई सुनिश्चित करना सर्वोपरि था। कहानी के आखिरी अध्याय में बीरबल ने फिर एक ऐसी चाल चली जो उसे उसके समय का ही नहीं, आने वाले समय का भी सम्मान दिला गई। उसने दरबार में एक नई नीति शुरू की। हर साल एक खुला दरबार जहां राजा और मंत्री आम लोगों के साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करें। ये पहल दरबार के और जनता के बीच पुल बन गई। इससे न सिर्फ लोगों की शिकायतों का निवारण होने लगा बल्कि वो समाज भी सामाजिक दबावों से खुद को बचाने लगा जिनका फायदा पहले बाहरी और अंदरूनी गिरोह उठाते थे। लोगों की भागीदारी बढ़ी, सुनवाई की संस्कृति मजबूत हुई और दरबार भी अधिक पारदर्शी बन गया। और इससे वे षड्यंत्र जिनका दूत हिस्सा था धीरे धीरे फैल नहीं पाए। अकबर ने बीरबल को सामने से देखा और कहा, तुमने दरबार में आया नकली दूत एक ही चाल में बेनकाब कर दिया, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुमने ये दिखाया कि शक्ति का असली इस्तेमाल न्याय और समझ के साथ किया जाना चाहिए। बीरबल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं जो करूं वो केवल आपका प्रतिबिंब है। आप जो रास्ता चुनेंगे उसी पर जनता चलेगी, और जब राजा खुलकर जनता के साथ खड़ा होगा तो कोई भी नकली दूत अपने नकाब के साथ सुरक्षित नहीं रह सकता। दरबार में उस दिन से एक नई चेतना आ गई। सच के सामने कोई भी मुखौटा टिक नहीं सकता, और वही बात समय के साथ सिद्ध हुई। जब लोग जागरूक हुए, संवाद बढ़ा और नीतियां जनता के लिए पारदर्शी हो गईं, तो नकली दूत और उनके सहायक अपने मायने खोने लगे। बीरबल की वो एक चाल जिसने दूत को बेनकाब किया, दरअसल एक बड़ी शिक्षा का हिस्सा थी कि बुद्धि और सहानुभूति मिलकर जब काम करें तो एक ही समय में जाल उजागर होता है और समाज भी मजबूत बनता है। वर्षों बाद भी जब लोग उस दिन की चर्चा करते हैं तो वे बीरबल की चतुराई की कहानी ही नहीं बताते, वे अकबर के उस धैर्य और समाज के लिए उठाए गए कदमों की भी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि क्या फायदा अगर किसी को बेनकाब कर दिया जाए पर कारण न मिटे। इसलिए दूत के खुलासे के साथ जो सुधार आए वे स्थायी रहे, और इस प्रकार
भीतरी षड्यंत्रों और बाहरी चालबाजियों के बीच की लड़ाई में बुद्धि, न्याय और समझ की जीत हुई, और दूत की नकली दोस्ती बस इतिहास के कागजों में एक सबक बनकर रह गई। दरबार की सुबह हमेशा की तरह भारी थी। तामझाम, शहनाइयों की धुनें, थोड़ी मंद और वेशभूषा में सजे हुए मंत्री, अमीर और सैन्य अधिकारी अपनी जगहों पर सजे हुए थे। पर आज कुछ अलग था। हवा में उस प्रकार की बेचैनी थी जो सिर्फ बड़े बदलावों की आहट लेकर आती है। अकबर का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में कुछ खोया सा भाव था, मानो रात भर किसी खास खबर की पड़ताल में रहा हो। वहां सभा में बैठे लोगों की नजरें एक ही व्यक्ति पर टिक गई, एक नई किस्म का दूत जिसकी गरिमा और चालें साधारण नहीं थी। उसका पोशाक बाहर से विदेशी रहा, कपड़े नाजुक, पर उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उसने दुनिया के कई राज देख लिए हों। उसने दरबार में प्रवेश किया तो सारा जन समूह रुक सा गया। कुछ तो उत्सुक थे और कुछ के चेहरे पर संदेह की हल्की रेखाएं उभर आई। जहां पनाह, दूत ने झुककर कहा, मैं दुर्ग महोत्सव के नाम से आया हूं। हमारे राज्य से मित्रता और सहयोग के कुछ प्रस्ताव हैं। उसकी आवाज मधुर और नम्र थी, पर उसके शब्दों के बीच कुछ ऐसा विश्वास था जो सुनने वाले पर अपना असर छोड़ता। अकबर ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, पर उसने दरबार के चश्मंदाजों की तरफ देखा। बीरबल, जिसे हर किस्म की चाल और चतुराई को पढ़ने की आदत थी, अपनी आराम की मुद्रा में बैठा था, पर उसकी आंखों में चमक कुछ और बतला रही थी। बीरबल के होठों पर एक अदृश्य मुस्कान खेल रही थी। वो हमेशा की तरह कुछ सोच रहा था। दरबार के मंत्री, खासकर वे जो विद्वत्ता और नीति में माहिर थे, उस दूत के भाषण से प्रभावित हुए। उसने कहा कि दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक करार, राजनैतिक समझौते और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए भरपूर फायदा हो सकता है। अकबर ने दूत से कई प्रश्न पूछे। उसकी बातों में तार्किकता थी, पर कुछ कुछ जगह पर बातचीत गोलमोल हो रही थी। दूत ने कुछ पुराने मार्गों, कुछ पुराने वादों का जिक्र किया। ऐसे वादे जो कभी समय के साथ मिट चुके थे, पर अगर ठीक से बताए जाएं, तो वे नीचे से किसी अनदेखी कड़ी को उभार सकते थे। दूत का कदम इतना धीमा और महसूस करने योग्य था कि सुनने वाले उसके भीतर छुपे हुए किसी मकसद को पकड़ नहीं पा रहे थे। अकबर ने फैसले के लिए समय मांगा और दूत को आराम देकर उसे महल के एक तरफ के कमरे में बैठने को कहा। जितनी देर में दूत कमरे में गया, उतनी ही देर में बीरबल अकबर के पास आकर धीरे से बोला, जहांपनाह, ये दूत पराया नहीं दिखता। उसकी बातें बहुत सुव्यवस्थित हैं, पर उनमें कुछ अनकहा संकेत है। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम्हें क्या शक है? बीरबल ने बीसियों छोटी छोटी बातों का हवाला देते हुए बिना किसी हड़बड़ी के कहा, जहांपनाह, सबसे पहले इसका वस्त्र, भाषा और चलन छह तरह से मिली जुली ठहरती है। बहुत से स्थानों के संकेत इसमें हैं, पर कोई खासता नहीं। दूसरे, उसके दस्तावेज जिनकी वो बात कर रहा था, वे पुराने राजस्व क्रम के भावुक संकेत दे रहे थे, जैसे वे किसी और जमाने के कागज की नकल हो। तीसरे, उसकी प्रतिक्रिया जिस विषय पर आपकी नजदीकी चिंता है, वो अचानक तात्कालिक बनकर सामने आई। ये ऐसी असहमति है जो अक्सर तब होती है जब कुछ लोग दरबार के भीतर उथल पुथल चाहते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जो कह रहे हो वो गंभीर है, पर क्या तुम्हारे पास सबूत है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, सबूत तो समय ही देगा, पर मैं एक चाल चलकर इस दूत की असलियत सामने ला सकता हूं। और वो एक ही चाल में। अकबर की आंखों में उत्सुकता की लकीरें चमकी। बताओ, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, हमें इस दूत को उस चीज के साथ बैठाना चाहिए जिसका उसे सबसे ज्यादा सम्मान है, और ये उसकी शान और वो दस्तावेज होंगे जिन पर वो जोर दे रहा है। पर मैं चाहता हूं कि इन दस्तावेजों पर हम कुछ ऐसे प्रश्न रख दें जिनके जवाब सिर्फ सच्चे स्थानीय स्रोत दे सकते हैं, और जिनको नकली दूत किसी भी तरह न जान पाए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार के बड़े से हॉल में एक छोटी सी सभा बुलवाई।
दूत को फिर बुलाया गया और उनके सामने पुराने दस्तावेज रखे गए, नक्शे, एक पुराने वादे के कागज और कुछ व्यापारिक हुक्मनामे। दूत ने शान से उन कागजों को देखा, पर बीरबल ने फिर मुखर होकर कहा, हमें आपकी प्रामाणिकता की पुष्टि चाहिए। बताइए, इन दस्तावेजों पर जो मुहरें और चिन्ह हैं, उनकी असली पहचान किसकी है? और वो भाषा जिसमें ये लिखा गया है, उसके 3 ऐसे शब्द बताइए जिनका अर्थ सिर्फ हमारे पुराने अनुभवी दफ्तरदार समझते हैं। दूत की आंखों में हल्की सी झिलमिल दिखी, पर उसने तुरंत जवाब दिया, ये भाषा बहुत पुरानी है और इसके अर्थ केवल हमारे पुरखों से जाने जाते हैं। मैं उन शब्दों का नाम बताना चाहता हूं, पर मैं चाहूंगा कि पहले आप मेरे दिए शर्तों को मान ले। दरबार में हल्की सी खनक उठी, पर बीरबल ने आग्रह से कहा, शर्त वही है जो मैंने रखी है। यदि तुम सत्य बोलोगे तो दोस्ती मजबूत होगी, यदि झूठ होगा तो हमें उसकी वजह समझनी होगी। दूत ने एक लंबी सांस ली और एक धीमी चाल से कहा, ठीक है। उन शब्दों में से पहला नवरक्षक, दूसरा तंत्रधारी और तीसरा हुलूत। बीरबल के चेहरे पर सिर्फ एक हल्की मुस्कान आई, पर वो मुस्कान किसी की समझ में बांधी सी बात का संकेत थी। उसने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, क्या आप इन शब्दों को किसी पुराने सचिव से मिलवा सकते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति से जो उन मुहरों और शब्दों की असली तासीर समझता हो। अकबर ने हुक्म दिया कि पुराने समय में काम किए हुए एक बुजुर्ग सचिव को, जो अब संन्यास ले चुका था और जो कभी राज्य के कई गुप्त दस्तावेजों को संभालता था, बुलाया जाए। वो सचिव दरबार में आया तो उसका चेहरा सदियों से छिपी हुई कहानियों का नक्शा लिए हुए था। उसने दस्तावेजों को देखा, उन मुहरों को छुआ और धीरे धीरे कहा, इन मुहरों की बनावट और भाषा का स्वाद मेरे जमाने में अलग था। नवरक्षक जैसा शब्द मैंने नहीं सुना। तंत्रधारी का स्वरूप भी यहाँ के दस्तावेजों में नहीं मिलता। हुलूत का अर्थ मेरे समय में भी था, पर इसका प्रयोग इस तरह नहीं होता। दूत का चेहरा अस्पष्ट रूप से बदल गया। उसने थोड़ा झिझक कर कहा, मैंने जो कहा वही मेरे जरिए हमारे पुरखों की परंपरा के अनुसार है। बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, हमारे बुजुर्ग ने पुष्टि की, ये भाषा और मुहावरे हमारे पुराने राज चिट्ठियों से मेल नहीं खाते। पर सुनो दूत, तुमने राज के लिए मित्रता की बात कही है। क्या दोस्ती वो चीज है जिसे तुम सिर्फ दाम पेंच में रखते हो, या जिसकी जड़ें सच्चाई में भी हैं? दूत को घबराहट ने घेर लिया। उसने झट से कहा, जहांपनाह, मैं मित्रता के नाम पर आया हूं, पर हमारे साम्राज्य में हालात ऐसे हैं कि हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, पर उसके लिए हमें कुछ सहूलियत चाहिए। बीरबल ने आंखें पथरी और फिर धीमे स्वर में कहा, हमारी सहूलियत की सीमा तभी है जब हम ये जान ले कि तुम सच में मित्र हो या किसी का नकली चेहरा। सच की पड़ताल के लिए हम एक खेल खेलते हैं, तुम उस खेल में भाग लो। दूत ने शंका व्यक्त की, पर उसे दरबार और अकबर की दृढ़ छवि ने डराया। उसने कबूल किया। बीरबल ने हुक्म दिया कि एक रात के लिए दूत को राजमहल के अतिथि कक्ष में रखा जाए और अगले दिन उसे एक सार्वजनिक बैठक में बुलाया जाए, जिसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाएगा जो केवल अंदरूनी मामलों की बू महसूस कर सकते हैं। व्यापारी, नाविक, कुछ पुराने सैनिक और एक एक अज्ञात व्यक्ति जो दरबार से कोसों दूर था, पर जिसकी आवाज कुछ भारी सच्चाई कहती थी। ये बैठक एक साधारण संवाद दिखेगा, पर बीरबल के हिसाब से ये फंसाने का जाल भी था। पर बीरबल ने जो योजना बनाई थी, उसने केवल दूत का सच ही नहीं निकाला, उसने दरबार के उन लोगों की भी असलियत बेपर्दा कर दी जो शायद अपने आप में दोहरे खेल खेल रहे थे। अगले दिन जब दूत सार्वजनिक सभा में पहुंचा, उसने देखा कि वहां आम लोगों की आवाजें हैं। एक बूढ़ा मल्लाह जिसने सीमाओं पर व्यापार संभाला था, एक बुनकर जिसने अनाज के दामों पर अपनी बात रखने आई थी, एक वृद्ध किसान और कुछ व्यापारिक प्रतिनिधि। दूत ने सोचा कि ये केवल दिखावा है, पर जब हर व्यक्ति ने अपनी बात सच्चाई से रखी तो दूत की कई कड़ियां टूटने लगी। बूढ़े मल्लाह ने नक्शों के बारे में ऐसे तथ्यों का जिक्र किया
जिसे सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता था जो सागरों में कई वर्षों से गया हो। बुनकरों ने व्यापार के उन संकेतों का जिक्र किया जो सिर्फ व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों के समझ में आते थे, और किसान ने जमीन के ऐसे मुकामों का जिक्र किया जो किसी नकली दूत के समझ से परे थे। दूत की रंगत बदलने लगी, वो असहज नजर आने लगा। बीरबल ने निशानाज करने के लिए अचानक सभा में सवाल किया, इधर बताइए, इसी दूत ने कल कहा था कि यदि हम कुछ विशेष बंदरगाहों पर कर कम करेंगे तो व्यापार बढ़ जाएगा, पर बताइए, ये कर कटौती उन छोटे नाविकों के लिए प्रभावी होगी या इससे केवल बड़े व्यापारियों को लाभ होगा? मल्लाह ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, बड़े व्यापारी अपनी नौकाओं में ही लाभ बटोर लेंगे, छोटे वाले तो वही फंस जाएंगे, कर कटौती से बड़े ही मुनाफा उठाएंगे। उसकी बात में अनुभव की गंध थी। शब्दों के बीच कुछ ऐसे संकेत थे जो सीधे तर्क पर हावी थे। दूत ने झट से कहा, पर हमारे पास संसाधन है और हम साझेदारी चाहते हैं। बीरबल ने आहिस्ता से कहा, साझेदारी वो नहीं जो केवल कुछ के पैसों को बढ़ाए, साझेदारी वो है जो सभी को सम्मान दे। उसकी ये बात भी तभी प्रभावी थी जब हर श्रोता के चेहरे पर संतोष का भाव आया, पर दूत असहज था। उसकी बोलने की अदा में कुछ शक था, जैसे किसी ने उसे बीच में ही पकड़ लिया हो। उसने अपनी असलियत बचाने के लिए कुछ राजनयिक शब्दों का सहारा लिया, पर बीरबल का सवाल उसके नकलीपन की पुष्टि कर गया। दूत ने कुछ ऐसे नाम और ठिकाने बताए जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था, या वे काल्पनिक नाम थे जो केवल कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के अंदर प्रचलित थे। इसी बीच बीरबल ने धीरे से एक और चाल चलाई। उसने दरबार के मुखिया को संकेत किया और महल के कोने में छिपे कुछ दस्तावेज बाहर निकाले गए। उन दस्तावेजों में कुछ ऐसे चिट्ठियों के अंश थे जिनका स्वर मर्मस्पर्शी था। उनमें किसी अज्ञात विदेशी शक्ति से कुछ संपर्कों का जिक्र था, और उन पत्रों ने कुछ स्थानीय लोगों के नाम लिए थे जिनका नाम हाल ही में दूत ने जुबान पर लिया था। एक एक करके उन पत्रों की वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया और दूत के चेहरे पर असमंजस साफ दिखने लगा। आखिरकार जब उन पत्रों में बताई नीतियों और दूत के कथन के बीच मेल खा गया, तो बीरबल ने एक शांत पर पराक्रमी स्वर में कहा, अब बताइए, ये पत्र तुम्हारे हैं या किसी और के? दूत ने पहले तो चुप्पी साधी, उसकी आंखें झपकने लगी और पसीना उसकी ललाट पर चमक उठा। फिर उसने भूमिगत आश्वासनों को जोड़कर कहा, ये पत्र, ये तो कुछ गुप्त अफवाहें हैं जो हमारे बीच घूमती रही, पर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ऐसी योजना नहीं थी। बीरबल ने ठंडी हंसी होकर कहा, तुम्हारी आवाज में वही घबराहट है जो किसी के पास अपने किए की याद दिलाती है। पर डरने की जरूरत नहीं, दरबार न्याय करेगा। पर बीरबल ने वही किया जो शायद किसी के दिमाग में नहीं था। उसने दूत को उस एक ही चाल में बेनकाब कर दिया जो दूत की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसकी सचेत चालाकी। बीरबल ने घोषणा की कि दूत के साथ एक सार्वजनिक परीक्षा की जाएगी। उसे कुछ प्रश्नों के उत्तर महज इशारों में नहीं देने हैं, बल्कि उसे उन शब्दों और संकेतों का अर्थ भी समझाना होगा जो उसने दरबार के कुछ लोगों के सामने बोले थे। बीरबल ने कहा कि यदि दूत अपनी बातों का स्पष्ट, तार्किक और स्थानीय तौर तरीकों से संबंधित अर्थ नहीं बता पाएगा, तो उसे राज से निकाला जाएगा और ये दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि सभी जान ले कि किन्हीं लोगों ने देश की दोस्ती का नाम लेकर क्या गुप्त दिशाएं बनाई थी। दूत के लिए अब राह कठिन हो गई। उसने अपनी सारी चालाकी लगाई, पर बीरबल ने उसे ऐसा घेरा दिया कि हर कोना उजागर हो गया। दूत ने अंततः कबूल किया कि वो नकली दूत है, पर उसकी जो बातें उभरी वे सिर्फ उसकी बेईमानी नहीं थी, वे बड़े षड्यंत्र का एक छोटा हिस्सा थी जिनका मकसद दरबार के भीतर दरार डालना था। उसने कहा कि कुछ शक्तियां अपनी सीमा बढ़ाने के लिए झूठी दोस्ती का सहारा लेती हैं। वे खामोशी में सेंध लगाती हैं और फिर बाहरी दबाव बनाकर शासकीय व्यवस्था को घेर लेती है। दूत ने अपने उद्देश्य का नाम नहीं लिया, पर कुरेदने पर उसने कुछ ऐसे नाम बताए
जो दरबार के कुछ लोगों से बंधे हुए थे। कुछ लोग जो बाहर से शांति के मुखौटे ओढ़कर भीतर से भुजाओं को तेज करते थे। दरबार में सनसनी फैल गई। कुछ चेहरे स्थिर रहे, पर कईयों के होंठ कांप उठे। अकबर का चेहरा संयमित था, पर उसकी आंखों में आग थी, क्योंकि वो समझ गया कि ये केवल एक दूत का खेल नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क की साजिश है। बीरबल ने तुरंत कहा कि इन आरोपों की सार्वजनिक जांच की जाएगी और जो लोग दोषी पाए गए वे कानून के अनुसार सजा पाएंगे। पर बीरबल ने जहां दूत को बेनकाब किया, वहां उसकी बुद्धिमत्ता ने यह भी दिखाया कि सजा और दंड के साथ समझ और बहाली भी जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग बाहरी प्रभाव में आकर अपनी रौ को नापतोल कर देते हैं। बीरबल ने सुझाया कि दोषी पाए गए लोगों के साथ सार्वजनिक संवाद शुरू किया जाए, ताकि वे कारण समझें और अगर उनका गुनाह अनजाने में हुआ हो तो समुदाय के सामने माफी मांगकर पुनर्स्थापित हो सके। पर जिन लोगों ने जानबूझकर देश को धोखा दिया, उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाए। अकबर ने यह सब सुनकर कहा, बीरबल, तुमने दूत को एक ही चाल में बेनकाब कर दिया, पर अब काम कठिन है। हमें पूरा नेटवर्क खोजना होगा। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपनाह, जो जाल इतना बड़ा है वो कई रस्सियों से बंधा होता है। उन रस्सियों को एक एक कर खींचना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब हम समझदारी से कदम बढ़ाएं। अकबर ने तुरंत शासनादेश जारी किया। सभी सीमावर्ती चौकियों पर निगरानी बढ़ाई गई। सरकारी दफ्तरों में दस्तावेजों की तीव्र जांच का आदेश दिया गया और उन लोगों की सूची बनाई गई जिनके नाम दूत ने बताए थे। पर बीरबल की एक और चाल ने इस अभियान को और भी सफल बना दिया। उसने दरबार के कुछ भरोसेमंद लोगों को भेदभाव रहित तरीके से भेजा कि वे सार्वजनिक जीवन में समरसता बढ़ाएं और साथ ही साथ उन लोगों के साथ मिलते जुलते रहें जिनका दूत से कोई संबंध था, ताकि वे स्वयं ही अपनी गलतियों का एहसास कर सके। कई लोगों ने मिलकर सच्चाई स्वीकार की और कुछ ने स्वयं ही अपने किए की सफाई दी। और ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे पता चला कि कई बार लोग अभाव, लालच या अनभिज्ञता में फंस जाते थे, पर कुछ लोग जानबूझकर गलत कामों के आयोजन में लगे थे। कई हफ्तों की तफ्तीश के बाद अकबर के दरबार ने उन लोगों तक पहुंच बनाई जो असल में दूत के पीछे हुए थे। कुछ विदेशी शक्तियां जो सीमाओं के बाहर बैठकर रॉयल्टी के बीच दरार डालने का काम करती रही थी, उन तक संदेहों को साबित कर सकने वाले संकेत मिले। उन संकेतों ने यह भी दिखाया कि न सिर्फ निजी स्वार्थ बल्कि कुछ ठोस आर्थिक रुझान भी इस साजिश के पीछे थे। व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण, कर लाभ और सीमा पार लाभ साझा करना। अकबर ने ठान लिया कि वे न केवल दोषियों को पकड़ेगा, बल्कि राज की नीतियों में ऐसे बदलाव भी करेगा जो भविष्य में ऐसी किसी साजिश को नाकारा बना दे। पर इस कहानी का असली महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब बीरबल ने एक ऐसी बात कही जो दरबार में सबको झकझोर कर रख दे। उसने कहा, दूत को बेनकाब करना आसान था। असली जीत तब होगी जब हम समाज की उन कमजोरियों को ठीक करें जिनका फायदा बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के गिरोह उठाते हैं। इस वाक्य ने अकबर को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने न केवल सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने का फैसला किया, बल्कि समाज के लिए काम करने वाले छोटे छोटे सुधारों की भी रूपरेखा बनाई। न्याय वितरण को तीव्र करना, कर के नियम में पारदर्शिता लाना और जनता के साथ संवाद के नए मंच बनाना, ताकि कोई भी अंधेरे में बैठकर झूठ फैलाने का साहस न कर सके। दूसरी ओर दूत की सजा भी सार्वजनिक तरीके से तय की गई। न तो अत्यधिक कड़क, न ही इतनी उदार कि वो गलत संदेश दे। दूत को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया गया। उसके साथ जुड़ी कमरियों की पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की गई और जिन लोगों ने उसके साथ मिलीभगत की थी उन पर शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की सार्वजनिक सुनवाइयां कराई गई। कई लोगों ने माफी मांगी और सामाजिक सुधारों में हाथ बटाया, पर कुछ लोगों को उनके गुनाह के अनुसार कठोर सजा दी गई, क्योंकि राज्य को सुरक्षित रखना और जनता की भलाई सुनिश्चित करना सर्वोपरि था। कहानी के आखिरी अध्याय में बीरबल ने फिर एक ऐसी चाल चली जो उसे उसके समय का ही नहीं, आने वाले समय का भी सम्मान दिला गई।
उसने दरबार में एक नई नीति शुरू की। हर साल एक खुला दरबार, जहां राजा और मंत्री आम लोगों के साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करें। ये पहल दरबार के और जनता के बीच पुल बन गई। इससे न सिर्फ लोगों की शिकायतों का निवारण होने लगा, बल्कि वो समाज भी सामाजिक दबावों से खुद को बचाने लगा, जिनका फायदा पहले बाहरी और अंदरूनी गिरोह उठाते थे। लोगों की भागीदारी बढ़ी, सुनवाई की संस्कृति मजबूत हुई और दरबार भी अधिक पारदर्शी बन गया। और इससे वे षड्यंत्र, जिनका दूत हिस्सा था, धीरे धीरे फैल नहीं पाए। अकबर ने बीरबल को सामने से देखा और कहा, तुमने दरबार में आया नकली दूत एक ही चाल में बेनकाब कर दिया। पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुमने ये दिखाया कि शक्ति का असली इस्तेमाल न्याय और समझ के साथ किया जाना चाहिए। बीरबल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं जो करूं वो केवल आपका प्रतिबिंब है। आप जो रास्ता चुनेंगे उसी पर जनता चलेगी। और जब राजा खुलकर जनता के साथ खड़ा होगा तो कोई भी नकली दूत अपने नकाब के साथ सुरक्षित नहीं रह सकता। दरबार में उस दिन से एक नई चेतना आ गई। सच के सामने कोई भी मुखौटा टिक नहीं सकता। और वही बात समय के साथ सिद्ध हुई। जब लोग जागरूक हुए, संवाद बढ़ा और नीतियां जनता के लिए पारदर्शी हो गईं, तो नकली दूत और उनके सहायक अपने मायने खोने लगे। बीरबल की वो एक चाल, जिसने दूत को बेनकाब किया, दरअसल एक बड़ी शिक्षा का हिस्सा थी कि बुद्धि और सहानुभूति मिलकर जब काम करें तो एक ही समय में जाल उजागर होता है और समाज भी मजबूत बनता है। वर्षों बाद भी जब लोग उस दिन की चर्चा करते हैं तो वे बीरबल की चतुराई की कहानी ही नहीं बताते। वे अकबर के उस धैर्य और समाज के लिए उठाए गए कदमों की भी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि क्या फायदा अगर किसी को बेनकाब कर दिया जाए पर कारण न मिटे। इसलिए दूत के खुलासे के साथ जो सुधार आए वे स्थायी रहे। और इस प्रकार भीतरी षड्यंत्रों और बाहरी चालबाजियों के बीच की लड़ाई में बुद्धि, न्याय और समझ की जीत हुई। और दूत की नकली दोस्ती बस इतिहास के कागजों में एक सबक बनकर रह गई। दरबार की ऊंची दीवारों से उतरकर हवा जब गांव की ओर चली तो उस हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लगा मानो मिट्टी की खुशबू के साथ किसी घनघोर टकराहट की सुमन सुंघाई दे रही हो। आगरा से सटे छोटे से कस्बे में, जहां रोजमर्रा की जिंदगी हल्की सी लय में बहती थी, अचानक शोर शराबे की लहर उठी हुई थी। खेतों की पगडंडियां, चौपाल की लकड़ी की कुर्सी और पानी से भरा वही पुराना कुआं, सब आज किसी गहरे सवाल की तरह खड़े थे। किसी के लिए ये एक मामूली झगड़ा हो सकता था, खेत की सीमा, कुएं का पानी या आसपास के जंगल की बकरी का झुंड। पर जब बात एक समुदाय के विश्वास की खराबी तक पहुंची तो वो मामूली नहीं रही। लोग कहते थे कि झगड़ा तब शुरू हुआ जब मझोला परिवार ने अपनी नई फसल की बाढ़ बढ़ाई और ठाकुर सिंह के हितों के साथ उसका छेड़छाड़ हुई। अशरफ नाम का मझोला परिवार कहता था कि उनकी जमीन वही है जो पुरखों ने छोड़ी थी। ठाकुर सिंह का घराना कहता था कि सीमा की पंचांग चिन्ह उसी स्थान पर है जहां उनकी दादी ने कटी हुई डालें धरी थी। बहस तब खुलकर विजयी हुई जब पानी के अधिकार पर सवाल उठे। कुआं, जिसे गांव की आत्मा कहा जाता था, उसका पानी अब अड़ंग करके बांटा जा रहा था। दरबार ने इस तरह के मामलों की खबर सुनी तो अकबर ने स्वयं पूछताछ करने का आदेश नहीं दिया, पर बीरबल को बुलाकर कहा, यह गांव कुछ समय से परेशान है, तुम जाओ और जांच कराओ। बीरबल ने अपना पारंपरिक मखमली कफा पहना, आंखों में मितली सी गहराई और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए वो गांव की ओर निकल पड़ा। उसके साथ उसके कुछ विश्वसनीय लोग और लोकप्रिय अनुगामी चल रहे थे। पर बीरबल का उत्तरदायित्व सिर्फ साक्ष्य जुटाना नहीं था, उसे अर्थ समझना था कि क्यों एक छोटा सा विवाद समाज को अंदर से खा रहा है। गांव पहुंचकर बीरबल ने पहला काम किया। वो भीड़ के बीच खड़ा होकर किसी का पक्ष न लिया। उसने सूखे ताल के किनारे बैठकर बच्चों के खेल देखे, महिलाओं के बाजुओं से लटके हुए कंगन टटोले और बूढ़ों की चुप्पी की वजह समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने दोनों पक्षों के मुखिया से मिलने का आग्रह किया,
मझोला परिवार के मुखिया राजन ने मंच पर अपनी बात को आवेश से कहा। उसकी आवाज में खेती की गर्म मिट्टी की खुशबू थी, पर आंखों में चोट की धार भी। ठाकुर सिंह ने ठहर कर कहा, ये मेरी पुरखों की धरती है, जो मेरी दादी ने चिन्हित की थी, वही मेरा अधिकार है। उनकी आवाज में इतिहास का बोझ था। बीच बीच में कुछ लोगों ने ऐसे संकेत दिए कि ये केवल जमीन का झगड़ा नहीं। कुछ बाहरी लोग भी थे जिन्होंने इस तकरार का फायदा उठाया। गांव के सरपंच ने धीरे से कहा कि शहर से आए कुछ जाति व्यवसायी हैं जो पानी के निजीकरण का प्रस्ताव लेकर आए थे। वे कुएं पर अपना कब्जा करना चाहते थे ताकि पानी की बिक्री हो सके और वे कूटनीतिक लाभ उठा सके। ये दुर्भाग्य की बात थी। एक बुनियादी संसाधन को व्यापार की तरह मोड़ने से गांव का रचनात्मक मूल ही हिल गया। बीरबल ने पहले तो सन्नाटा बरकरार रखा, फिर उसने बाद की रात एक अलग तरह की योजना बनाई। वो जानता था कि झगड़े का हल सिर्फ दस्तावेजी प्रमाणों से नहीं होता, उसे लोगों के अंदर की भावनाओं और ताकतों को भी उजागर करना था। उसने पक्का किया कि अगले दिन गांव में एक सार्वजनिक सभा रखी जाए, पर यह सभा सामान्य नहीं होगी। वो जनता को सामूहिक रूप से प्रश्नों के बिना बुलाने वाला मंच नहीं बनाना चाहता था। उसका उद्देश्य था कि झगड़े की जड़ को सामने लाया जाए, और वो जड़ अक्सर आवाजों के बीच गुम रहती है, डर, अफवाह और लालच। अगली सुबह जब सूरज धीरे धीरे खेतों की नमी को उड़ा रहा था, बीरबल ने सभा शुरू की। अकबर की शाही पोशाक से दूर गांव वाले उसे एक अजनबी की तरह देखते थे, पर उसकी बातों में वही सादगी और क्षमता झलक रही थी जो लोगों को सहजता से जोड़ देती। उसने दोनों पक्षों से न केवल उनकी दलीलें सुनी, बल्कि गांव के चौपाल, कुआं, रास्तों और घरों की बनावट की परख की। उसने देखा कि कुएं के ढांचों में कुछ नए तार और छर्रे लगे हुए हैं जो बाहर से आकर लगे थे। उसने पर्वतीय मार्ग की मिट्टी के ऊपर कुछ ताजा निशान देखे और एक छोटी सी दुकान के पत्ते पर शहर के कुछ नाम लिखे मिले। वे वही नाम थे जिनके बारे में सरपंच ने संकेत दिया था, पर बीरबल ने तत्काल उन नामों को दोष नहीं ठहराया। उसने देखा कि लोगों के रोने का मुख्य कारण पानी की अनिश्चितता थी। कभी कभार कुएं का पानी अचानक कम हो जाता और तब कुछ परिवारों को दूर से पानी मंगाना पड़ता। जल का ये अस्थिरपन रोजमर्रा के भरोसे को तोड़ देता था। उसने अल्पाक्षरों का उपयोग करके एक तरीका निकाला, एक ऐसा परीक्षण जो छोटे से प्रयास में सच्चाई को उघाड़ दे। उसने गांव के चिन्हित कुएं के पानी में रात भर कुछ सूक्ष्म रंगीन जड़ी बूटियों का मिश्रण डाला, रंग नहीं तय करने के लिए, बल्कि ये देखने के लिए कि पानी किस नाली का उपयोग कर अख्तियारित हो रहा है। साथ ही उसने गांव में एक सरल परिपत्र विधि अपनाई। हर घर से सुबह सुबह एक पात्र में पानी मांगा जाए और उसे बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, पर वो बांटने का ढंग ऐसा होगा कि पानी की कमी सुचारू रूप से दिखे। सुबह आते ही परिदृश्य बदल गया। गांव के बच्चे लाल पीले पात्रों में पानी लाए और अचरज हुआ जब कुछ पात्रों का पानी अचानक कम निकला। कुछ घरवाले कहने लगे कि पानी क्यों कम है, तो एक एक करके पुरुषों ने देखा कि कुएं के ऊपर लगे कुछ पाइप छुपे हुए थे जिनसे पानी चोर सा किसी ओर निकल रहा था। लोग भौंचक के रह गए, पर असली मोड़ तब आया जब बीरबल ने उन पाइपों को उस जगह देखा जहां एक बाहरी व्यापारी की छोटी सी गोदाम जैसी दुकान थी। दुकान के भीतर एक टैंक रखा था जहां से रात के समय पानी बाहर भेजा जा रहा था, और वही टैंक शहर की ओर जाती थी। यह खुलासा गांव के कई लोगों को स्तब्ध कर गया, पर बीरबल ने तुरंत घोषणा नहीं की। उसने चुप्पी से उन लोगों को बुलाया जो संबंधित थे, और ये एक नाजुक चाल थी। उसने गांव के मुखियों और कुछ बूढ़ों को उस दुकान के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि वहां से जो भी निकले उसे देखना है। फिर उसने दुकानदार को बुलाकर पूछा कि वो रात में यहां क्या करता है। दुकानदार ने झूठ में कहा कि वो अनाज रखता है और आवाजें बंद कर देता है, पर उसकी आंखों से झलक रही बेचैनी ने उसके चेहरे की सच्चाई बयां कर दी। फिर बीरबल ने वो एक वाक्य कहा
सिर्फ एक, पर वो सजा नहीं थी। वो बयान था जो लोगों के अंदर बैठे संदेह को बाहरी रूप देता था। उसने कहा, जिसने इस गांव के कुएं की प्यास बेची, उसने अपनी आत्मा की नमी भी छीन ली। ये वाक्य जितना साधारण था, उतना ही गहरा असर छोड़ गया। दुकानदार के चेहरे पर लज्जा की झलक आई, लोगों के गले में आहन निकली, और कुछ ही क्षणों में वह दुकानदार ब्रह्मांड के सामने आकर गिर पड़ा और स्वीकार किया कि उसने शहर के व्यापारियों के दबाव में गांव के पानी को बेचना शुरू कर दिया था। उसे पैसे की लालच ने अंधा कर दिया था और उसने सोचा था कि कोई नहीं जानेगा। पर कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। दुकानदार की स्वीकारोक्ति ने बरसों से छुपे हुए भय और खामोश सहयोगियों का भी पर्दा उठा दिया। कुछ गांव के ही लोगों ने भी ये स्वीकार किया कि उन्होंने रात के समय पानी चुराने में मदद की। कुछ ने तो बीनों और टोकरी में छिपाकर पानी ले जाने के लिए अपने घरों के छोटे छोटे रास्ते भी दे दिए थे। उनके चेहरे पर शर्म और उपयोग के निशान थे। वे जानते थे कि उन्होंने गलत किया, पर परिस्थितियां उन्हें वहां तक ले आई थी। भूमिहारों का सख्त कर, कर्ज का बोझ और अक्सर हुई अकाल की याद। पानी बेचने का धंधा एक तरह का अवांछनीय विकल्प बन गया था। यहां बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, न कि दंड से, बल्कि समझ और पुनर्स्थापना से। उसने कहा कि दुकानदार और जो लोग मददगार पाए गए हैं, उन्हें कठोर दंड से नहीं, बल्कि गांव समाज का पुनर्स्थापन करने का काम दिया जाए। उसने प्रस्ताव रखा कि जो पैसे वे शहर से कमा चुके थे, उनसे गांव के लिए एक सार्वजनिक जल भंडार बनाया जाए। दुकानदार को गांव की सेवा में लगाया जाए। कुएं की मरम्मत, नालियों को साफ करना और पानी के वितरण में पारदर्शिता लाना। और उन लोगों को जिन्होंने रात में मदद की, वे सार्वजनिक कामों में लगे रहे। ये न केवल सजा थी, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का रास्ता भी था, ताकि वो लाचारी और लालच वाली प्रवृत्ति दोबारा न उठे। लोगों के दिलों में पहला प्रतिवाद घटने लगा। कुछ ने कहा कि ये दंड कम है, पर बीरबल ने कहा, सजा सुनाने से अधिक जरूरी यह है कि भविष्य के लिए तंत्र बदले। उसने गांव में जल समिति बनाई, जिसमें बराबर का प्रतिनिधित्व रखा गया। मझोला और ठाकुर सिंह दोनों की उपस्थिति अनिवार्य थी। एक पारदर्शी नियम बनाया गया कि कुएं का पानी हर सुबह और शाम नियत बूंदों में बांटा जाएगा, और शहर के साथ किसी भी समझौते के लिए पहले पूरे गांव की सहमति जरूरी होगी। साथ ही बीरबल ने छोटे छोटे आर्थिक उपाय सुझाए। गांव के उत्पादों का मेल लगाया जाए, ताकि लोग अपने उत्पादों से कमाई कर सकें। ऋण के बदले ब्याज मुक्त समय सारणी बनाई जाए, ताकि लोग उधारी के चंगुल में उलझकर गलत निर्णय न लें। और बच्चों के लिए शिक्षा के कुछ छोटे छोटे मंडल बनाए जाएं, ताकि लंबी अवधि में समाज की सोच बदल सके। वो जानता था कि समस्या केवल इंसाफ की नहीं थी, वो जीवन के साधनों और अवसरों की थी। धीरे धीरे गांव में एक नई हवा आई। जो लोग पहले शर्मिंदा थे, वे अब सार्वजनिक कामों में हाथ बटाने लगे। दुकानदार दिन रात लागकर कुएं की मरम्मत में जुट गया, और उसने जो पैसे कमाए थे, वो भी गांव के विकास में लगा दिए।